मॉर्निंग जेके 24/7 न्यूज में आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम का और प्राइम टाइम में आज हम चर्चा करेंगे महंगाई से रुकेगा क्या कोरोना। इसी पे चर्चा अगले पौने घंटे तक हम लगातार करेंगे। यह सवाल क्यों आज उठाया है मैंने? यह सवाल इसलिए उठाया है कि जब आप उठे थे, जब आपकी सुबह हुई थी, तो आपके सामने एक खबर आ रही थी कि प्लेटफॉर्म टिकट जो है उसमें 3 गुना इजाफा कर दिया गया है। यानी कि अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहां आपको 10 रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ती थी, वहां अब आपको 30 रुपए खर्चने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे देश में आपको 30 रुपए में टिकट मिलेगी। अगर आप दिल्ली जाते हैं, अगर आप मुंबई जाते हैं और भोपाल जैसे शहरों में जाते हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आपको 50 रुपए अपनी जेब से देने पड़ेंगे। इससे पहले फरवरी के महीने में रेलवे ने लोकल का किराया बढ़ा दिया था। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा उदाहरण, दिल्ली से गाजियाबाद आपने जाना है, 10 से 15 रुपए लगते होंगे लोकल में, लेकिन उसके लिए 30 से 40 रुपए देने पड़ेंगे। और इसके पीछे तर्क क्या दिया गया? तर्क यह दिया गया कि प्लेटफॉर्म पे ज्यादा भीड़ ना हो, छोड़ने वाले के लिए ज्यादा लोग साथ में ना जाएं, और इससे यह होगा कि कोरोना नहीं फैलेगा। अब इससे बड़ा तर्क नहीं हो सकता था। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पे लगातार रैलियां हो रही हैं। आपने गुजरात में भी नगर निकाय चुनाव देखे होंगे, आपने हैदराबाद में भी देखा होगा, दिल्ली में एमसीडी चुनाव में केजरीवाल की रैली आपने देखी होगी। क्या आम आदमी जब प्लेटफॉर्म पर जाएगा तो ही कोरोना फैलेगा, और जब रैलियां होंगी तो कोरोना नहीं फैलेगा? यह बड़ा सवाल है। लेकिन महंगाई की मार यहीं पे नहीं रुकती है। गैस सिलेंडर 830 से ऊपर पहुंच चुका है, महंगा हो रहा है गैस सिलेंडर लगातार। पेट्रोल के दाम जो है 100 के पार पहुंच चुके हैं। डीजल जो है वो भी शतक लगाने में दौड़ रहा है पीछे पीछे। लेकिन सरकार कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए तो धार्मिक संकट है, हम धर्म संकट में पड़ चुके हैं। तो तमाम महंगाई पे भी चर्चा करेंगे, प्लेटफॉर्म पे भी चर्चा करेंगे, और साथ में चर्चा इस बात की भी होगी कि जब नेताओं की रैलियों में कोरोना नहीं फैल सकता, तो परिवार को छोड़ने जा रहे किसी से कैसे प्लेटफॉर्म पे कोरोना फैल सकता है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कुछ स्टेशनों पर टिकट की कीमत जो है 50 रुपए तक बढ़ चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, ट्रेन किराए के बाद प्लेटफॉर्म टिकट के रेट बढ़ा दिए गए। बड़ी खबर इस वक्त की, पहले के मुकाबले 3 गुना हो चुकी है कीमत। बड़ी खबर इस वक्त की, भीड़ कम करने के लिए ये रेट जो बढ़ाए गए हैं, ये रेलवे ने अपनी तरफ से सफाई की है। कुछ स्टेशनों पर टिकट की कीमत 50 रुपए हो चुकी है, कुछ पे 30 रुपया। जो टिकट आप 10 रुपए में लेते थे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, उसके लिए आपको 30 रुपए अपनी जेब से देने होंगे। लेकिन दिल्ली अगर आप जाएंगे, आप मुंबई में जाएंगे, आप भोपाल में जाएंगे, तो आपको 50 रुपया देना पड़ेगा प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। लेकिन वजह क्या बताई है? वजह यह बताई है कि इसके कारण जो है कोरोना फैल सकता है। सवाल लेकिन रैलियों को लेकर भी है। लेकिन साथ में रेलवे की तरफ से यह भी कहा गया कि ये जो टिकट हैं इसके दाम कम भी हो सकते हैं, जून तक बढ़ाए गए हैं, उसके बाद फिर से फैसला लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले पर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर हमलावर है। राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सड़कों पे नहीं उतर रहे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम पहले से कम है, मगर जब आप पेट्रोल पंप में अपनी गाड़ियों में, स्कूटर, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरते हो, डीजल भरते हो, तो आपको पता लगता है कि हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भाई और बहनों, ये जो आपका पैसा आपकी जेब से निकाला जा रहा है, ये आपको वापस नहीं मिलता है। आपके बच्चों की शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य में ये इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये पैसा सरकार चुने हुए 2-3 सबसे बड़े उद्योगपतियों को देती है। सरकार को पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम करने पड़ेंगे, और एकदम कम करने पड़ेंगे। तो आज आप देखो, पेट्रोल, डीजल, गैस, 3 चीजों की जिसको आम आदमी की जरूरत पड़ती, भयानक महंगी है। और कांग्रेस ने आज इंडिया स्पीक्स करके इस पे कैंपेन भी चलाया हुआ है वहां पे, क्योंकि उससे हर आदमी, गांव तक आदमी जुड़ा हुआ है। वो सारा महंगा हो रहा।
इसके बाद खाने की सारी चीजें महंगी। इकोनॉमिक बैकग्राउंड ये है कि कोविड-19 से पहले हमारी इकोनॉमी कंटिन्यूअसली जीडीपी नीचे गिर रही थी। बेरोजगारी की दर 45 साल की, कोविड के पहले की बात बता रहा हूं, कोविड के बाद की नहीं बता रहा। बेरोजगारी दर 45 साल के सर्वोत्तम स्तर पे पहुंच चुकी थी। आज फरवरी 2021 का बेरोजगारी दर का आंकड़ा आया जो 6.9% है, जो फिर से बढ़ना चालू हो गया। जो तथाकथित जो लोगों ने और कई मंत्रियों ने कहा ना वी शेप्ड रिकवरी, ये वी शेप्ड नहीं है, ये के शेप्ड है। के का अर्थ हम आधे आए, आधे लोग अब ऊपर बढ़ेंगे। वो कौन लोग है? चुनिंदा लोग, जो हम दो हमारे दो, जो भी मिले बेच दो, जो वो खरीदेंगे वो ऊपर बढ़ेंगे। तो अब आपको बताते हैं कि ट्वीट के माध्यम से किस प्रकार से प्रियंका गांधी वाड्रा ने महंगाई को लेकर निशाना साधा है, वो भी आप देखिए, उसके बाद आगे। तो प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं महंगाई बढ़ने पर बीजेपी सरकार के बहाने सर्दी के कारण दाम बढ़े। ये बहाने यानी कि बीजेपी सरकार बना रही है, पिछली सरकारों का दोष है। लोग कम यात्रा करें इसलिए टिकट के दाम बढ़े। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। आम जन की परेशानी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो सरकार पे आरोप लगा रही हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, तो बड़ी खबर इस वक्त की एक और आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा की खबर तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन एक और बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सरकार के सामने धर्म संकट के हालात। बड़ी खबर इस वक्त की, क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाएगा? यह सवाल जब पूछा तो जीएसटी काउंसिल कर सकती है विचार, यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा गया। तो पेट्रोल डीजल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब पूछा गया कि दाम क्यों बढ़ रहे हैं, कम क्यों नहीं हो सकते, तो कहती हैं कि धर्म संकट के हालात में सरकार है इस वक्त। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए आप। For saying we need the prices to be down because it's a burden, all that is understood and appreciated. But the pricing is, that's where I use the word Dharam Sankat. It is a question which I would like states and the center to talk about, because it's not just the center which has duties on petroleum price, it also has the states charging. So both states and the center do draw revenue out of it, and you all know that when center draws revenue on any score, 41% of it goes. तो धर्म संकट की भी बात होगी, तमाम बातें आज हम करेंगे और कोशिश ये होगी कि आम आदमी जो 400 रुपए दिन का कमाता है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो लोकल में सफर करने को मजबूर है और जाके 40 किलोमीटर दूर जाकर वो कमाई करता है 400 रुपया, 40 रुपए उसके जाने में लग जाते हैं, 40 आने में लग जाते हैं, 100 रुपए का 50 रुपए का वो भोजन खा लेता है। आखिरकार बच्चों के लिए वो कमा के क्या लेके जाता है, इस पे चर्चा करेंगे आज। 3 खास मेहमान मेरे साथ, देवराज आहूजा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देवराज जी आपका। आलोक सिन्हा राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चंद्रमोहन शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन शर्मा। सबसे पहले रेल किराए की करेंगे और बीजेपी से शुरुआत करेंगे क्योंकि सत्ता में आप हैं। प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए में हम खरीदा करते थे, 30 रुपए में कर दिया और कई जगह दिल्ली, मुंबई, भोपाल में 50 रुपया कर दिया। कहा गया कि कोरोना इसके पीछे कारण है, लेकिन जनाब देश में तो चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, कोरोना क्या सिर्फ प्लेटफॉर्म पे ही फैलेगा? राजेश जी आपकी बात बिल्कुल जायज है और जो है देश की जो जनता की चिंता है वो भी हम सब समझ रहे हैं और बिल्कुल ठीक बात है आपकी। लेकिन जो प्लेटफॉर्म की जहां तक बात है, जो टिकट बढ़ाने की, मैं आपकी एक एक करके जवाब दूंगा बात का। प्लेटफॉर्म मीन्स की अगर आप ये देखिए कि एक व्यक्ति अगर जो ट्रेन में जा रहा है उसके साथ जो 10 लोग जा रहे हैं, एक तो सुरक्षा की दृष्टि, कोरोना महामारी चल रही है, तीसरा सुरक्षा का जो मैंने बताया वो भी बहुत बड़ा जो भयानक मुद्दा है रेलवे के लिए। क्योंकि आप देखिए कांग्रेस के समय में किस तरह से जो ब्लास्ट होते थे, किस तरह से हमारी जो आम जनता जो है
बम और इनके अंदर जो मरा करती थी, आज वो कम से कम नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार बहुत इसके अंदर जो प्रगतिशील है और बहुत गंभीर है। एक बात, तारीफ है। दूसरी बात, जब तक प्लेटफॉर्म की जो टिकट बढ़ाने की बात है जी, आप ये देखिए अभी जो फॉर द टाइम भी जो डिसीजन है जी, और ये कुछ जो है चुनिंदा शहरों में हुआ है, चुनिंदा शहरों में, क्योंकि हम इसमें अभी जो देख रहे हैं कि हम इसमें जो कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कोई परमानेंट डिसीजन नहीं है ये फॉर द टाइम बिंग है। अगर इसमें ज्यादा जो कोई कष्ट होगा जनता को तो हम इसमें जो है वापस भी लिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है। एक बात, दूसरी बात आपने कहा कि इलेक्शंस की बात, इलेक्शन आप देखिए, चुनाव आयोग जो है जब जो समय जो तिथि है वो निर्धारित करता है, हर स्टेट के चुनाव जो है हर 5 साल बाद जब तय होते हैं, अभी आपने बिहार में भी देखा चुनाव आयोग ने कितने जो सुंदर और सुचारू तरीके से कोरोना महामारी वैश्विक को देखते हुए बहुत जो बूथों की संख्या भी बढ़ाई गई और लोगों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। देवराज आहूजा थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया, बहुत अपने को देवराज आहूजा मैं समझ नहीं पाया थोड़ा सा, मतलब एक आदमी को छोड़ने के लिए अगर 10 भी चले जाते हैं तो कोरोना फैल जाता है प्लेटफॉर्म पे, लेकिन एक नेता की रैली में 10 लाख लोग आ जाते हैं तो कोरोना नहीं फैलता है। थोड़ी सी तस्वीर थोड़ा साफ करिए, कैसा ऐसा हो सकता है? ठीक है, जो रैली की जहां तक बात, देखिए रेलवे स्टेशन के अंदर क्या होता है कि जब एक व्यक्ति जो है पैसेंजर यात्री जो जा रहा है उसके साथ 5-7 लोग जो है वो किसी भी सोशल डिस्टेंसिंग का अपना जो ध्यान रखते हैं, लेकिन जो रैली के अंदर चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार उसमें हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है, और भारत सरकार भी, केंद्र सरकार भी और चुनाव आयोग कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती है। जो रैली चाहे कितनी बड़ी हो, स्थान का भी उचित अपना जो चयन होता है, और चूंकि चुनाव है वो समय पे होने चाहिए। आपको पता लोकतंत्र है, उसमें भी नहीं तो विपक्ष हल्ला करेगा, अगर हम 1 साल का एक्सटेंशन दे देते हैं सरकारों को तो भी दिक्कत आती है। तो ये सब तो देखिए हमको जो समय पे करना पड़ेगा। वैश्विक महामारी को देखते हुए देश ने इतने सुरक्षित कदम उठाए हैं, आपके आशीर्वाद से, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारत सरकार इतने सुरक्षित तरीके से हमारी वैक्सीनेशन बनी, जो आज हम 40 देशों को वैक्सीनेशन की तारीफ है, आतंकी घटना भारत सरकार का नाम जो अच्छा काम उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, और मैं सच्ची में अभी भी नहीं समझ पाया कि 10 आदमी अगर चले जाएंगे प्लेटफॉर्म पे तो कोरोना फैल जाएगा, लेकिन अगर एक लीडर की किसी भी पार्टी का वो नेता हो, उसकी रैली में अगर 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000 लोग आते हैं और उसमें एक कोई कोरोना संक्रमित होता है तो नहीं फैल सकता। और सोशल डिस्टेंसिंग कितनी होती है देवराज आहूजा जी, वो आप भी जानते हैं, और शायद राजेश जी आपकी बात ठीक है, हर चीज के जो है मापदंड अलग अलग होते हैं जी, पहलू अलग अलग होते हैं। बिल्कुल, रेलवे स्टेशन का क्या है, जब रेलवे स्टेशन जो है सुचारू रूप से तो रोज का काम है, इलेक्शन तो रोज का काम नहीं है जी। इलेक्शन तो आज है, जैसे जो 5 चरणों में, 3 चरणों में है जी। नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकतंत्र के व्यवस्था है, उसको चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन आपकी बात ठीक है, मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूं, मुझे उसकी चिंता है, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती रहेंगी। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, मैं अब जा रहा हूं चंद्रमोहन शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। बड़े बड़े नेता आपके पास हैं, बड़े नेता आपके पास हैं, ट्वीट आप करते हैं, मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करके आप अपने हैंडल पे डाल देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर सकते हैं, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सरकार पे दबाव नहीं बना सकते हैं आप, जैसे 2014 में बनता था? क्या इतनी कमजोर कांग्रेस हो चुकी है कि जनता के मुद्दे भी नहीं उठा सकते आप लोग? राजेश भाई, जनता के मुद्दों को कांग्रेस नहीं उठा पाती, इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूं जी, लेकिन करे क्या, जब देश के अंदर जुमलों के सौदागर ने जुमलों का झूठ इतना बोल दिया हो, और जुमलों के झूठ के कारण हमारे जो अभी मित्र बैठे हैं वो किसी चीज को वचनबद्ध तरीके से कह ना पाते हो, जब देश के अंदर योजनाओं को, परियोजनाओं को इतना कह दिया गया हो, और आज उसका लोड जीडीपी के अंदर इस तरह से आ जाए, जो जीडीपी, देश की जीडीपी ग्रोथ कही जाती है, वो जीडीपी ग्रोथ नहीं कही जा रही, वो यूडीपी कही जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, गैस, डीजल और पेट्रोल की मार। मन की बात तो मैं करता हूं, लेकिन मन की बात नहीं सुनता हूं। मैं अभी, मेरे मित्र बोल रहे थे कि हमने रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म बढ़ा दिया, कई टाइम बढ़ा दिया, 50 रुपए कर दिया, लेकिन अगर लोगों को प्रॉब्लम होगी तो हम यू टर्न ले लेंगे। यू टर्न तब ले लेंगे, लेकिन देश का किसान अगर इनकी नीतियों का विरोध करेगा और ये अपने हम दो हमारे दो की जेब भरेंगे तो यू टर्न नहीं लेंगे। यू टर्न उसमें जुड़ लेंगे जब आप टैक्सों की मार से देश की जनता को जान से मारने की कगार पे लाके खड़ा आप क्या करें जनता के लिए? आपने बढ़ती महंगाई के लिए कौन सा ऐसा विरोध प्रदर्शन कर दिया?
बताइएगा कौन सी ऐसी रैली आपने निकाली, कौन से ऐसे लोगों को इकट्ठा करके आपने सरकार को घेरा है? थोड़ी ये भी तस्वीर आप साफ कर दीजिए जरा। राजेश जी, बिल्कुल कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस का हर जन हर बात को उठा रहा है। आप जैसे चैनल कुछ तरह से इन चीजों के जो जरूरतमंद बेसिक मुद्दे उनको दिखा रहे हैं, नहीं तो इस देश का मीडिया 18 घंटे सुशांत सिंह को दिखा के खत्म कर देता है और मन की बात के टॉपिक को दिखाता है। जबकि आज सैद्धांतिक मुद्दों की लड़ाई देश के अंदर इतनी बढ़ गई है, क्योंकि जो बेसिक मुद्दे हैं जिसको 2014 में कह के गए थे, अभी तक उस 2014 के फोबिया से नहीं बाहर निकले हैं। अभी भी पिछली सरकारों के ऊपर कहते हैं पिछली सरकारों को कर रहे हैं, जबकि 2 टर्म की सरकार चला रहे हैं ना। तो ये डीजल के टाइम, हमारे टाइम पे अगर आप राजेश भाई उन बातों को लेके चलते हैं तो उस समय के अंदर 120 रुपए प्रति बैरल जो थी तेल की कीमत, वो आज 63 रुपए है। उसका जवाब ये कभी नहीं देंगे, क्योंकि इनको तो $44 मिलियन की इकोनॉमी को दिखाना था ना, लेकिन वो तो दिखाई नहीं पे। आज देश के अंदर ग्रोथ ऑफ इनकम किसकी बढ़ी? उन पूंजीपतियों की। जब देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के रेट को आप प्राइस को मेंटेन नहीं कर पाओगे। देखिए, पेट्रोल और डीजल किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि उसी से हर संसाधन चलता है। और हमारे देश के अंदर हमारे देश के जो बुद्धिजीवी आज बैठे हैं सरकार में, वो जब प्याज के रेट बढ़ते हैं तो कहते हैं हम तो प्याज नहीं खाते जी। और जो पेट्रोल मंत्री हैं तो वो कहते हैं पेट्रोल तो अभी मौसम सर्दी का, गर्मी का आएगा तो सस्ता हो जाएगा, मेरे हाथ में नहीं है। चलिए मैं ये पूछूंगा, मैं पेट्रोल डीजल गैस की सबकी चर्चा आज करूंगा, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा, मैंने बड़ा अहम सवाल आपसे पूछा था। आपने कौन सी इतनी बड़ी रैली निकाल दी जो आप लगे कि आप भी आम आदमी की बात उठा रहे हैं? पेट्रोल, मेरी बात सुनिए आप, पेट्रोल 100 को पार कर चुका है, डीजल पीछे पीछे है, गैस 800 रुपए से ऊपर हो चुकी है, सरसों का तेल जो 90 रुपए लीटर मिलता था वो 150 रुपए में मिल रहा है। आपने कौन सा सरकार को घेरने के लिए एक काम कर दिया? विपक्ष अगर ऐसे कमजोर होगा तो सत्ता पक्ष तो मनमानी करेगा। दीजिए जवाब इसका, कौन सी रैली निकाली आपने? बताइए राजेश भाई जरा संभल के बोल दीजिए। कहीं सत्ता पक्ष आपको भी आतंकवादी या टेररिस्ट ना बोल दे। इस देश के अंदर अगर युवा बेरोजगारी की आवाज उठाता है तो माओवादी कहलाता है। इस देश के अंदर अगर किसान सड़कों पे खड़ा होता है तो आतंकवादी कहलाता है। इस देश के अंदर कोई नेता अगर आवाज उठाता है तो ईडी और सीडी का प्रेशर पड़ता है। थोड़ा संभल के बोलिए। और जो बच जाते हैं उसको पाकिस्तानी करार कर दिया जाता है और कहते हैं कि पाकिस्तान चला जाओ। ये जो आज की डेट में छदम राष्ट्रवाद, ये लोग डरा रहे हैं, आज उस छदम राष्ट्रवाद से देश के अंदर इन मुद्दों का सरोकार लोगों को कहते हैं ना। जब आदमी, राज भाई मेरी छोटी सी बात, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जब देश के अंदर लोगों की बात को और सरकार बोलना ही जाने और सुनना और देखना बंद कर दे, उसका प्रभाव देश की जनता पे भी पड़ता है। आज जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात को सहमत हूं। हम उस आवाज को उठाते हैं, लेकिन उस आवाज का असर अगर देश की जनता पे नहीं पड़ रहा तो इसका सरोकार, मैंने बोला, वो छदम राष्ट्रवाद है। जिस छदम राष्ट्रवाद को आज इन्होंने बेच कर 2014 की आप इनकी ओजस्वी वाणी देखिए। उस समय महंगाई जान खाए जान कहते थे, आज उसका असर क्या देश की जनता पे नहीं पड़ रहा। आप ताली और थाली बजवा देते हैं और आप रेलवे का प्लेटफॉर्म 50 रुपए तक कर देते हैं और मेरे मित्र कहते हैं जरूरत पड़ेगी तो वापस कर लेंगे। अब एक चीज साफ है कि आपको अपनी ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा। एक चीज तो साफ हो चुकी है। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, आलोक सिन्हा, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। बड़ा अहम सवाल आपसे है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, रैलियों का दौर शुरू हो चुका है और शुरू हो जाएगा। इससे पहले हमने हैदराबाद में भी देखा, हमने गुजरात में नगर निकाय चुनाव भी देखे, हमने दिल्ली में जब 5 सीटों का नतीजे आए तो अरविंद केजरीवाल की हमने वो रैलियां भी देखी। लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं थे। लेकिन अब कहा जाता है कि अगर प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो कोरोना फैल जाएगा। लेकिन क्या इन रैलियों में लोग जाएंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा, या समय समय के अनुसार अपने हिसाब से हम चीजों को बदलते हैं? आलोक जी की आवाज दीजिएगा, आवाज नहीं आ रही है। ऐसा है, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए आलोक जी। जी, ऐसा है कि आपने जैसा देखा पीछे, आपने बिहार में भी रैलियां देखी होंगी और उस समय कोरोना बड़ा पिक पे था जी। उस समय भी बहुत पुरजोर तरीके से, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, सभी एक जैसा ही कर रहे थे। दूसरी चीज है कि बीजेपी अभी सत्ता में है और सत्ता वालों को ही सभी लोग उंगली उठाते हैं, क्योंकि अगर ये रोकते हैं तो इनको पहले रुकना चाहिए जी। अगर आप देखें एक आम आदमी को सड़क पे भी देखेंगे तो चालान कट रहा है जी पुलिस के द्वारा।
लेकिन हमारे गृह मंत्री बेंगलुरु में जाते हैं और वहां खुद मास्क नहीं लगाए होते हैं, बंगाल जाते हैं वहां मास्क नहीं लगाए होते हैं। आखिर उनको कौन रोकेगा? तीसरी चीज कि ये जनता पे ही भार क्यों आ रही है? आप सोचे कि अगर टिकट की कीमत बढ़ा दी गई, जो प्लेटफॉर्म टिकट, जो सभी लोग गरीब से गरीब लोग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जी, और ट्रेन की सफर के माध्यम से वो अपने जगह को पहुंचते हैं, वहां पे टिकट को 10 रुपए के टिकट को 30 रुपए कर दिया गया। आखिर वो लोड किस पे जाएगा? चौथी चीज की आप देखें कि गैस की दाम 4 बारी बढ़ चुके हैं जी, चाहे वो पीएनजी हो, सीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सबके रेट बढ़ते जा रहे हैं, आसमान छूते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। मैं माननीय आहूजा जी से पूछना चाहता हूं कि बजाय हम लोग या चंद्रमोहन जी हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि हम लोग ग्राउंड पे उतर के जनता के हित की बात क्यों नहीं करते हैं? पब्लिक बहुत परेशान है और परेशानी का ही कारण है कि दिल्ली में बीजेपी वालों को मुंह की खानी पड़ी है। अभी बहुत तत्कालिक आपको रिजल्ट 2 दिन पहले गुजरात में कांग्रेस को भी खानी पड़ी है, गुजरात में कांग्रेस को भी खानी पड़ी है और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को गुजरात में भी हुआ है कि निकाय चुनाव के अंदर 27 सीट वो ले चुके हैं। यहाँ भी बीजेपी वालों को एक भी सीट नहीं मिला, जो कि केंद्र में सरकार है और निकाय चुनाव हो रही है, जो कि एमसीडी हमेशा केंद्र के पास रही, एमसीडी हमेशा बीजेपी वालों के पास रही है, फिर भी इनको 5 सीट में से 1 सीट नहीं मिला है। जनता परेशान हो गई है, सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, जनता को महंगाई से छुटकारा। क्या ये मुद्दे तभी होते हैं जब विपक्ष में होते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो? महंगाई जैसे मुद्दे, आम आदमी की बात, रोजगार की बात। देखिए ऐसा है राजेश जी कि आपको भी मालूम है कि अगर ये विपक्ष में बैठे हैं तो जनता को अपने तरफ लुभाना है तो ये मीठी मीठी बातें करते हैं जी। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का कि जब हम सत्ता में होते हैं तो कुछ करते नहीं हैं और जब सत्ता में नहीं होते हैं तो बहुत कुछ करने की इच्छा जाहिर करते हैं जी। सिर्फ जाहिर करने से नहीं होगा, कार्य करना पड़ेगा। आज अगर प्लेटफॉर्म टिकट की बात करें, आप एक चीज बताइए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कितना व्यक्ति पहुंच सकता है एक बार में? और अगर प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है तो उसको टेस्ट भी किया जाता है, उसको बुखार भी चेक किया जा सकता है। लेकिन मैं पूछता हूं कि रैली के अंदर बुखार चेक करने का क्या साधन और संसाधन है? लेकिन आप बोलेंगे कैसे? जनता अगर मैं राजेश जी थोड़ा सा हट के जाऊं तो आपको भी पता है कि सरकार का कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, नेता हो, वो टोल टैक्स पे नहीं करेगा। अगर टोल टैक्स मांगा गया तो उसके साथ मारपीट की जाएगी, चाहे वो कांग्रेस की राज्य हो चाहे बीजेपी की राज्य हो। लेकिन एक आम आदमी बिना टोल टैक्स दिए जा नहीं सकता है। बिल्कुल। आखिर इसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? तो हमेशा जनता ही है जो खामियाजा भुगतती है। जनता ही पिसती है सर, जनता ही पिसती है। चलिए आऊंगा मैं आपके पास, फिर आता हूं, आऊंगा मैं आपके पास। देवराज आहूजा, अब बेसिक कमेंट में मैंने एक चीज कही थी और मैं उसी पे अब आपका जवाब लेना चाहूंगा। अब मैं रेल के किराए जो बढ़े हैं लोकल ट्रेन के, उस पे बात आपसे करना चाहूंगा। जो अब 10 जहां लगता था उसकी जगह 30 और 40 लग रहा है। रेल और जनरल कोच और जो लोकल ट्रेन है उसमें आम आदमी, दिहाड़ी मजदूर वो सफर करता है सर, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाइक में पेट्रोल डलवा ले, जो 100 रुपया हो चुका है। वो जाता है 400 रुपया कमाता है, लेकिन 80 या 100 रुपया किराए में रेलवे को दे देता है। उसके साथ मैंने रिफाइंड की भी बताई आपको, सरसों के तेल की बताए 140 रुपया लीटर वो हो चुका है। क्या बचाएगा सर वो? कैसे आम आदमी गुजारा करेगा? लोगों के पास तनख्वाह नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, ये सच्चाई है। और महंगाई आसमान छू रही है। जी मैं बोलूं राजेश जी? बिल्कुल जनाब, बोलिए। राजेश जी, अभी मैं अपने मित्र आलोक जी की बात सुन रहा था जी, और मैं काफी हद तक इनकी बात से पूर्ण सहमत भी हूँ। लेकिन आलोक जी, आपको एक बात तो मानना पड़ेगा, अगर आज जो है आप कंपेयर करेंगे, पहले मैं एक बात पे जरूर आपसे अपना जवाब चाहूंगा कि अगर हम जो भ्रष्टाचार को देखते हैं, जो इनके जीजा जो है, जो किसानों के जमीन खाते थे, आज जो किसानों की बात कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हर केंद्रीय मंत्री पे लगता था, इनके हर कार्यकर्ते पे लगता था, भ्रष्टाचार सामने आता था। आज ये ईडी की बात करते हैं। अगर ईडी जो है अपना काम करे, एजेंसी का अपना काम ना करे, एक बात। दूसरी बात,
ये लोग बातें करते हैं। कांग्रेस ने आज तक जो है तो किया क्या है, जो देश को सिर्फ जो लूटने के अलावा या तुष्टीकरण के अलावा इन्होंने देश में किया क्या। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल समय हम लोग इस समय अपना झेल रहे हैं और वाकई में धर्म संकट है, जैसे हमारी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने कहा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो है कीमतें बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की महंगाई दर अपना बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप, मैं पेट्रोल पे भी आऊंगा, पेट्रोल के आंकड़े भी लेके आऊंगा सामने। गंभीर है जी देवराज आहूजा जी, मैंने कहा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं पेट्रोल पे भी बात करता हूं आपसे। मैंने पूछा था आपसे कि 400 रुपया आदमी कमाता है और ट्रेन में कोई बड़ा आदमी नहीं जाता है, जो लोकल ट्रेन में। अगर आपने बढ़ाना था एसी का किराया बढ़ा देते, आपने बढ़ाना था एयरप्लेन का किराया बढ़ा देते। एक लोकल ट्रेन जिसमें एक दिहाड़ी मजदूर बेचारा जाता है 30-40 किलोमीटर दूर पैसा कमाने के लिए, 400 रुपया उसे मिलता है और उसी पे आपने चोट कर दी। मैं उसका जवाब चाहता था आपसे। अजय जी आपकी चिंता बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्लेटफॉर्म की जो मामला आया रेलवे का, ये फॉर द टाइम बिंग है भाई साहब। इसमें कोरोना एक बहुत हमारा जो है अपना रेलवे के किराए भी बढ़े हैं सर 24-25 फरवरी को, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं, उसका सवाल जुड़ा हुआ था सर। देखिए महंगाई दर जब हमें बढ़ती है तो उसमें हर चीज पे जो इफेक्ट करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो ये चीजें जो है फॉर द टाइम बिंग होती हैं। जब भ्रष्टाचार नहीं होता, देश का पैसा जो है अर्थव्यवस्था में जो लगा रहता है और जो देश विदेशों में भी उसका एक अपने प्रयोग में लाया जाता है, तो ये चीज को देखते हुए जो भारत जो है बड़ा सुरक्षित है आज भी। मैं मानता हूँ महंगाई जरूर है, हर आदमी उसमें त्रस्त है, लेकिन आप देखिए जो कांग्रेस है या जो आज से पूर्व सरकारों ने दिया, आज आप 6 साल का जो कंपेयर करें आदरणीय मोदी जी की गवर्नमेंट का, आप देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो भ्रष्टाचार का हम रोज पढ़ते थे, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था। आज मेरी उम्र भी जो 40-45 वर्ष हो गई है, मैंने हर पेपर में रोज यही मुद्दा देखता था, भ्रष्टाचार, लूट गए, चाहे कोई भी स्कैम था, कोई मिनिस्ट्री थी। आज अब देखिए कम से कम इस विषय पे तो आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात जो सुरक्षा की बात थी, आतंकवादी पहले जो कितनी घटनाएं होती थी, आज आप देखिए बिल्कुल, चाहे वो जो कश्मीर में था या दिल्ली में था, हर जगह बम फटते थे, आम जनता का कितना जो क्राइम। आज हम आपकी बात से सहमत हूं, मैं बिल्कुल भी केंद्र सरकार को इसमें कोई हम लोग बैकफुट पे हैं, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ आदरणीय मोदी जी की जो नीति है, हमारी जो सोच है, वो बिल्कुल देश के प्रति हम लोग बहुत गंभीर है। भारत जो हमारे लिए जो सर्वोपरि देश सर्वोपरि, देश सर्वोपरि, इसमें कोई राय नहीं है बिल्कुल। और पीएम की नीतियों के साथ हम सहमत, हम खिलाफ नहीं है, लेकिन जहां बात करनी है वहां बात करना जरूरी है। आप चंद्रमोहन शर्मा कुछ कहना चाहते थे, साथ में मेरा सवाल भी सुन लीजिएगा आप। नौकरियां नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष चुप है, सत्ता पक्ष भी खामोश है, कहां जाएगा आम आदमी? तो विपक्ष चुप है, सत्ता पक्ष खामोश जरूर, और सत्ता पक्ष खामोश भी इस ढंग से है कि देखिए अभी हमारे मित्र ने बोला कि मेरी उम्र 45 साल है, तो भाई साहब मेरी उम्र 52 है। 52 के अंदर मैंने भी बड़ा भ्रष्टाचार देखा, लेकिन उस भ्रष्टाचार के अंदर जीडीपी ग्रोथ गिरती नहीं देखी। मैंने उस भ्रष्टाचार के अंदर रुपए की और डॉलर की वैल्यू को इतना गिरते हुए नहीं देखा। मैंने उस भ्रष्टाचार के अंदर डीजल और पेट्रोल, अब बोलने दीजिए ना, एक मिनट बोलने दीजिए, आऊंगा आपके पास, फिर आऊंगा आपके पास। देखिए ऐसे करिए, निबंध की तरह नहीं, उस भ्रष्टाचार में मैंने डीजल और पेट्रोल बढ़ते हुए नहीं देखे। उस भ्रष्टाचार में जिसको आप कह रहे हो, उसके अंदर मैंने देश के युवाओं को भुखमरी होते नहीं देखा। भ्रष्टाचार के अंदर मैंने देश की इस तरह की हालत नहीं देखी कि कोरोना के अंदर आपको थाली और ताली तो बजवा ली, लेकिन आपकी अभी सरकार की अपनी रिपोर्ट है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की, वो ये कह रही है उसके अनुसार से 20% के राजस्व की आपने सफेद चोरी करी है, जो 2014 के अंदर 10% हुआ करती थी, जिसके अंदर आप भ्रष्टाचार बोलते हैं। और आपको जब कुछ नहीं आता तो आपको एक निबंध आता है, जो आपको एक निबंध सिखाया जाता है कि गौ हमारी माता है, उसके 4 पैर है, 2 सींग है और 2 कान है। वो फिर के आप राहुल जी के ऊपर, जीजा जी के ऊपर बचा पूछा आपके पास जो बचेगा तो आप पाकिस्तान चले जाएंगे। देश का आज आपने सत्यानाश कर दिया। मुख्यमंत्री जो है आपकी, जो राहुल गांधी के नेता झूठ बोलता है, जो लोग 2014 में ये कहते थे कि हम हमारे लिए अच्छे दिन आ जाएंगे, आज कांग्रेस दिन शर्म आनी चाहिए कि देश के अंदर गरीब आदमी को भी रोटी नहीं। चंद्रमोहन शर्मा, अगर आपने इतना ही अच्छा काम किया होता तो 2014 में, 2019 में दिन क्यों देखने पड़ते आपको? आपने भी तो महंगाई पे रोक नहीं लगाई थी, तभी तो आप आज विपक्ष में हैं।
चंद्रमोहन जी बहुत कम, बहुत लूटा, भ्रष्टाचार बहुत लूटा, आसमान छू रहा था उस वक्त। आपके बीज बोए हुए देवराज भाई अपना आऊंगा, देवराज भाई आपके पास आऊंगा। देवराज जी राजेश जी आपके माध्यम से जो है, मैं देवराज आहूजा जी, मैं बारी बारी बात करता हूं, मैं खिचड़ी कभी नहीं बनाता, मैं दाल चावल अलग अलग बनाता हूं, उसके बाद खाता हूं, सबको टाइम देता हूं, सबसे बात करता हूं और मुद्दे की बात करता हूं। अब थोड़ी सी खामोशी रखिए, मैं आया आपके पास, बोलिए चंद्रमोहन शर्मा। देखिए राजेश भाई, अभी आपके सामने साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता क्या है। आज मेरे मित्र उस पार्टी के नेता प्रवक्ता बनके टीवी चैनल पे बैठे, राष्ट्रीय चैनल पे 2014 से अब तक एक ही गाना गाते आ रहे हैं, लेकिन सत्ता आपके हाथ में आ गई, पूरे देश ने फुल मेजोरिटी में आपको सरकार दे दी, हमें नकार दिया। हम बिल्कुल स्वीकारते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कमियां थी जिसके कारण देश की जनता ने हमें नकार दिया। अरे लेकिन तब जब आपको नकार दिया तब तो आपने कांग्रेस के करे हुए कार्यों को नकारा था। अब तो 8 साल का जवाब दे दीजिए, किस चीज में आप सामने आए, किस चीज से देश ठीक हुआ है, उसका तो जवाब दे दीजिए। उसका तो आप जवाब नहीं देते हैं, लेकिन जब आपसे प्रश्न करा जाता है तो उस प्रश्न का जवाब आप फिर वापस पुरानी सरकारों पे चले जाते हैं, नेहरू जी पे चले जाते हैं। देश आपकी तरफ देख रहा है, देश मन की बात सुनता है, आपको अपनी मन की बात जब कहता है तो आप उसको सुनते नहीं है। आज आपने जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, जब उसकी राजस्व के कारण आपने राजस्व की चोरी करी, वो किसके लिए करी? हम दो, हमारे दो के लिए। उनकी इनकम कैसे बढ़ गई? देश के अंदर ग्रोथ ऑफ इनकम डाउन हो रही है। ये बात तो राहुल जी ने पहले ही कह दी थी कि सुनामी आएगी बेरोजगारी की और इस महंगाई की। अभी तक तो नहीं आई है, आपको अवगत नहीं करवाया, अभी तक सुनामी नहीं आई है चंद्रमोहन शर्मा, सिर्फ छोटेपन में लिया, अभी तक नहीं आई है। बोले राज भाई, सुनामी नहीं आई है अभी तक, मैं बोल रहा हूं राजेश भाई, सुनामी है। देखिए, जब जिस देश के अंदर अगर आदमी बुनकर या कोई व्यक्ति अपना कार्य करे और उसको कार्य करने का मंत्राना ना मिले और वो प्रवासी मजदूर की तरफ दर दर भटक ले, तो 1947 के बाद ऐसा दिन भी इसी युग में देखने को मिला जिस युग को अच्छा दिन कहा जाता है। यही सुनामी है, जिस सुनामी के अंदर देश के बेरोजगार की प्रतिशत नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसी को सुनामी कहते हैं। और यही सुनामी है जब स्मॉल स्केल के जितना भी व्यापारी है वो आज इतना सेल्फ डिपेंड कर दिया गया कि उसको रोजगार ही नहीं मिल रहा। चलिए मैं आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। आपने राजस्व चोरी के आरोप लगाए हैं देवराज आहूजा, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन अब मुझे आलोक सिन्हा के पास जाना। आलोक सिन्हा, एक अभी थोड़ी देर पहले आज के दिन रिपोर्ट आई है, यह थिंक टैंक है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसने कहा है कि भारत में बेरोजगारी दर पिछले महीने की बजाय एक बार फिर से बढ़ी है। यह पिछले महीने 6.53% थी, जो 6.9% अब हो चुकी है। यानी कि बेरोजगारी दर बढ़ रही है, चीजें महंगी हो रही हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, जिनके पास नौकरी है उनके पास सैलरी कट के आ रही है। लेकिन गैस सिलेंडर 800 रुपया है, पेट्रोल 100 रुपया है, डीजल 90 रुपये पार कर चुका है, और अब रेलवे का टिकट भी महंगा। क्या करेगा आम इंसान? देखिए राजेश जी, ऐसा है कि आप अगर पीछे देखते हैं कोरोना काल में कि बहुत सारे स्कूल, इवन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक कहा कि स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन का भी फी देना होगा। इवन उनके बस खड़ी रही कहाँ? स्कूल में। पढ़ाई नहीं हुआ, पढ़ाई के नाम पे बच्चों का आंख खराब कराया गया। हम लोग डिजिटल इंडिया करके हमने क्या किया, हमने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया। उसकी वजह से बच्चे भी बहुत ज्यादा, आप अगर उसको देखेंगे तो बहुत उससे फायदा हुए तो उससे ज्यादा नुकसान भी हुए। दूसरी चीज कि अगर उस समय आप देखें कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, बहुत सारे की सैलरी कटी। आपको भी पता है कि अगर हमारी सैलरी 50,000 रुपया है तो हमारा फिक्स्ड प्लान है, वो प्लान की हमारा इतना लोन जाएगा। सरकार भी तो कुछ नहीं कर सकती ना आलोक सिन्हा, हालात देखे आपने किस प्रकार थे कोरोना काल में। हाँ, मैं वही आ रहा हूँ राजेश जी, 2 मिनट पे मुझे दीजिएगा। लेकिन इसका फर्क ना तो विपक्ष को पड़ी ना विपक्ष को पड़ी, क्योंकि पहले विपक्ष जब पक्ष में थी तो मोटा पैसा कमा के अपने पास रख ली। ये सिर्फ आवाज इसलिए उठा रहे हैं कि इनको दिखाना है कि जनता के साथ हैं। जनता के साथ हैं तो आपने हरियाणा में क्या किया? आपने कितने लोगों का फी माफ करवाया और कहाँ पे दिखे? आप तो सिर्फ वहीं दिखते हैं। और इवन जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं चंद्रमोहन जी, वो कह रहे हैं कि राहुल जी कह रहे थे कि सुनामी आएगी। राहुल जी का तो जब मन जो होता है वो कह देते हैं। राहुल जी ने कहा कि नॉर्थ इंडियन सारे बेवकूफ हैं, तो उनका कहने और ना कहने से ना तो वो अर्थशास्त्री हैं
और ना ही एक ज्योतिष है। वो सिर्फ एक नेता है, और नेता सिर्फ बोलने के लिए होता है। अगर आप लोग कर रहे होते तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती। तो आप जो बीजेपी को दोष दे रहे हैं, आपके समय पे भी सीएनजी का रेट बढ़ा, आपके समय पे भी पीएनजी का रेट बढ़ा। उस समय बीजेपी वाले, वो जो स्मृति ईरानी जी हैं, वो सिलेंडर लेके बैठी हुई थी रोड के ऊपर कि गैस का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया। आज इनके समय में सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा ना कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप पालन करते नहीं हो, आप गरीब आदमी पे सिर्फ जुल्म कर रहे हो। तो ये सब चीजें चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो महोदय बीजेपी के नेता जो देवराज आहूजा जी हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आपको भी कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष में बैठना पड़े और कांग्रेस को भी विपक्ष में ही बैठना पड़ जाए। आप दोनों आम आदमी पार्टी खेल कर जाए जी, आम आदमी पार्टी खेल कर जाए। सर अब आप दिल्ली में देख लीजिए, अगर बीजेपी को समझ आता है इस चीज का कि जनता क्या चाहती है, तो ये ऐसा कार्य ही नहीं करते। चलिए, अब समय मेरे पास थोड़ा कम होता जा रहा है, बहुत सारे मुद्दे मैंने छूना है, उन मुद्दों को भी छूना है। अब मैं चंद्रमोहन शर्मा आपके पास बाद में आऊंगा, लेकिन देवराज आहूजा, एक बड़ा अहम सवाल है वित्त मंत्री से जुड़ा हुआ। उनसे पूछा गया पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम होंगे। कहा जाता है कि यह बड़ा धर्म संकट वाला सवाल है। क्या 2014 में धर्म संकट नहीं था? आज तो क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो चुकी हैं। अजय जी, आज हम जो है पूरा विश्व जो है, क्योंकि जो वैश्विक महामारी कोरोना आई है, ये धर्म संकट का बहुत जो प्रमुख कारण बना है। और अंतरराष्ट्रीय जो कीमतें बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पे बहुत इफेक्ट किया है कोरोना ने। तो इस चीज को देखते हुए जो धर्म संकट तो है, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारियों से आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कहीं दूर नहीं जा रहे। और बहुत जल्दी हमारी पूरी जो कैबिनेट जो है, अभी पार्लियामेंट सेशन शुरू है, और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देंगे पेट्रोल की कीमतों से लेकर। और ये जितनी भी अपना समस्या है, जो रेलवे की या महंगाई की, हम इससे जो बिल्कुल जनता अगर जो त्रस्त हो रही है, तो पूरा ध्यान रखे हुए हैं। और मोदी जी का आपको पता है 24 घंटे केवल मात्र जो देश की जनता के लिए और देश के लिए सोचते हैं। आज जो ग्लोबली लीडर अगर वो नंबर 1 बने, तो ऐसे नहीं बने। उनकी मेहनत, उनकी कार्य क्षमता सारे विश्व ने उनको माना है। तो आप ये देखिए कि अगर जो है आज कांग्रेस तो सिर्फ जो जुमले और निबंध सुना रही है और पता नहीं क्या क्या इनकी बात को 2014 में क्या नहीं लगता था कि ये एक धर्म संकट हो सकता है? 120 से 30 रुपए जो है डॉलर जो है क्रूड ऑयल की बैरल चल रही थी, आज 60 से 65 रुपए मिल रही है। मैं वो समझना चाहता था कि धर्म संकट अभी पैदा हुआ है। 2014 में जो समय आज जो है कोरोना जो वैश्विक महामारी का ये समय नहीं था जी। ये जो समय जो अकस्मात एकदम आया है, पूरे विश्व को जो झेलना पड़ रहा है, इसका तो इफेक्ट जो है पूरे विश्व को जो झेलना पड़ रहा है, हर देश से त्रस्त है। तो इसलिए धर्म संकट तो जो वैश्विक महामारी की वजह से सबसे पहले बनाई है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती, कांग्रेस के समय में भी बढ़ी थी। हम जो अपना विपक्ष की भूमिका निभाते थे, विपक्ष की बात करते, झूठ नहीं बोलते थे। इनके जैसे जो मुख्यमंत्री जो पुदुचेरी का भी आपने देखा, जनता क्या बोल रही है उसको जो है गलत करके ठीक करके राहुल गांधी को बता रहे हैं। राहुल गांधी भी ऐसे नेता है, वो कभी अपना उत्तर दीजिए। आपके ऊपर चंद्रमोहन शर्मा ने आरोप लगाया था, उसका आपने सुना भी है, मैंने आपको रोका भी था, उस पर थोड़ा जल्दी से जवाब दे दीजिए। उसके बाद चंद्रमोहन शर्मा के पास क्या राजेश जी फिर से बताएं प्लीज। राजस्व चोरी का आरोप चंद्रमोहन शर्मा ने आपके ऊपर लगाया था, पार्टी के ऊपर। ऐसा आप ही बताइए, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर या हमारे जो किसी भी केंद्रीय मंत्री के अंदर मंत्री के ऊपर कौन सा आरोप लगा भ्रष्टाचार? मुझे आप लगा हमने कौन सा जो राजस्व चोरी किया? आज वैक्सीनेशन जो बनी है, वैक्सीन पूरे विश्व में जा रही है, भारत का नाम आप खुद सुरक्षित है चंद्रमोहन जी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आप भी यहाँ पे सुरक्षित बैठे हैं, आपके राहुल गांधी भी सुरक्षित बैठे हैं। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि देश के साथ जो विद्रोह ना करें, देश को जो है सर्वोपरि माने। कभी चाइना की बात, कभी वैक्सीनेशन के ऊपर बात, कभी बीजेपी के वैक्सीनेशन, ये सारी बातें आपको छोड़नी पड़ेगी, तभी आपको देश की जनता जो एक विपक्ष के नाते मानेगी। तो मानेगा, स्वीकार करें। समय मेरे पास 1 मिनट बचा है मेरे पास, माफी चाहूंगा देवराज आहूजा बीच में रोकने के लिए। चंद्रमोहन शर्मा, जब भी आपसे बात होती है, हम कोरोना पे बात करें, हम कोरोना वैक्सीन पे बात करें, महंगाई पे बात करें, किसान के मुद्दों पर बात करें, आप ही के पास वो ही क्यों होता कि 2 लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? क्या उससे हटके नहीं आप लोग सोच पाते कि सिर्फ राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी जी ने इतना कहा है कि बस इन दोनों की बात करनी है? जो आपको आपने सरकार के प्रतिनिधि से पूछा, उसका एक भी जवाब नहीं मिला। जवाब फिर के कहा गया, चाइना का, पाकिस्तान का घूम फिर के वही ठीकरा आ गया, एक ही छदम राष्ट्रवाद का ठीकरा आ गया। आज हम डिबेट कर रहे हैं कोरोना महंगाई के अंदर, कोरोना जैसी महामारी का और महंगाई का असर इस देश के ऊपर आने का।
उन चीजों का विजन आज भी इस देश की सरकार के पास नहीं है। मैंने राजस्व चोरी की बात जो कही है, जब सरकार ने भरपूर टैक्स की मात्रा लगा लगा के इतना राजस्व देश की जनता पे ठोक दिया और इतना पैसा ले लिया, तो उसके बाद भी जो जरूरत की चीजें हैं वो अब तक नीचे धरातल पे क्यों नहीं आई, उसका रीजन तो सरकार बता दे। और जिस चीज को हम दो हमारे दो को पैनल पे कहा जाता है, तो हम दो हमारे दो में उसी राजस्व में उनकी बढ़ोतरी 35 से 40% कैसे होगी देश की जनता को, आप ये बता दीजिए। अब आप देखिए क्या कहा जाता है कि कोरोना के अंदर कोरोना जैसी आपदा ने मुंह भी ढकवा दिया और नाक भी ढकवा दिया, और हमारी मन की बात करते करते हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री ने अपनी आंख और कान दोनों बंद कर लिए। देश की जनता की पुकार, उनको दाल, चीनी, तेल, पेट्रोल, डीजल, प्लेटफॉर्म, रेलवे फेयर से सब हट गई। चप्पल वाले व्यक्ति को हवाई जहाज पे तो बिठाने की बात करी, लेकिन उसे बिठाया नहीं। जो चप्पल वाला व्यक्ति रेलवे पे बैठ कुछ ऐसे सपने आपने भी देश को दिखाए थे 70 सालों तक, इसलिए आज आप विपक्ष में। चलिए मेरे पास समय बहुत कम है, माफी चाहूंगा, लेकिन एक आखिरी सवाल आलोक सिन्हा जी आपके पास आना बेहद जरूरी है। धर्म संकट क्या तभी होता है जब आप सत्ता में होते हैं? पेट्रोल डीजल को लेकर वित्त मंत्री का बयान है, उस पर कमेंट आपका 30 सेकंड। राजेश जी, ऐसा है कि अभी कुछ करने को है नहीं, धर्म संकट के नाम पे इसको टाल देना है। आपका राजस्व कोष क्या हुआ? आपने अभी ये जो टाइम है, ये टाइम वो टाइम था कि जनता को भरपूर सहयोग किया जाए, क्योंकि पब्लिक परेशान है, सरकार परेशान कोरोना के दौरान पूरा जी पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है, और इस समय पब्लिक ये चाहती है कि सरकार हमारे पीछे खड़ा हो। अगर एक बच्चा परेशान होता है तो बच्चा ये चाहता है कि मेरे घर के गार्जियन मेरे साथ खड़े हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, आप सभी सुधर जाएं, बहुत अच्छा होगा। पब्लिक बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चंद्रमोहन शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और देवराज शर्मा आहूजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक सिन्हा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महंगाई से आम आदमी पिस रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उसको पड़ता है जो दिन का 400 से 500 रुपया कमाता है और अपने परिवार को खिलाता है। तो जितनी भी लेटेस्ट न्यूज है उससे जुड़ने के लिए आप जरूर JK24/7 के हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। हमारे पेज को बाकायदा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं एक बार फिर से कहूंगा आप कमेंट्स करके अपनी राय भी दे सकते हैं, और साथ में हमें यह भी बता सकते हैं कि आप किस मुद्दे पर बात कराना चाहते हैं, कौन से वो मुद्दे हैं जिसको आप चाहते हैं कि टीवी स्क्रीन पर उस पर डिबेट हो या बात हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।